हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम दो समतल वृत्तीय कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक पढ़ेंगे और साथ ही इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हम समझेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने दो लंबी परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक पढ़ा है। अब हम दो वृत्तीय कुंडलियों के प्रेरकत्व का व्यंजक हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट बोला ही गया है कि आपको दो वृत्तीय कुंडलियाँ बनानी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से दो वृत्तीय कुंडली बनाई है। ये इस कुंडली को हमने P नाम दिया और इसका नाम S है। जब जिसमें मुख्य धारा प्रवाहित होगी वो प्राथमिक कुंडली और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो द्वितीयक कुंडली। अन्योन्य प्रेरकत्व और उसके मात्रक या अन्योन्य प्रेरण की घटना के बारे में मैंने पिछले 1-2 वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसमें आप ज़रूर देखें। पहले आप उनको देखें, उसके बाद इस व्यंजक को पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जो प्राथमिक कुंडली है उसका केंद्र O और त्रिज्या R है और द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या R2 है। इसका R1 और इसका R2। तो हम एक एक करके इसको लिखते हैं कि माना कि S तथा P दो समतल वृत्तीय कुंडलियाँ हैं। जब परिनालिका का व्यंजक पढ़ा था तो हमने लिखा था S तथा P दो परिनालिकाएँ हैं। सेम वैसा ही है, पहले आप उसको भी पढ़े फिर इसको पढ़े तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जिसका केंद्र O और त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है और इसके फेरों की संख्या हम मान रहे हैं N1 तथा N2। अब यदि इस एस कुंडली में आई धारा हम प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे इसी लिस्ट को सामने रखा था और मैंने कहा था कि पहले हमें धारा प्रवाहित करनी है, फिर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, फिर चुंबकीय फ्लक्स, फिर उसका प्रेरकत्व और फिर लास्ट में माध्यम की चुंबकशीलता। तो इन्हीं 5 बिंदु के आधार पर हम इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है B बराबर μ0 N1I/R2R1। परिनालिका के व्यंजक में बस इतना ही फर्क रहेगा कि यहाँ पर बटे में स्मॉल l आएगा परिनालिका में, लेकिन कुंडली के व्यंजक में यहाँ पर 2R आएगा, क्योंकि इस S कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो S कुंडली की जो त्रिज्या R1 है तो यहाँ पर हमने R1 लिखा और फेरों की संख्या हमने यहाँ पर लिखी है। देखिए, N1 तो यहाँ पर N1। जहाँ पर μ0 क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, ये N1 फेरों की संख्या है, I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और R1 कुंडली की त्रिज्या। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस द्वितीयक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने यही लिखा है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, उसका सूत्र बनेगा फाई बराबर N2BA। अब N2 क्यों लिखा, क्योंकि द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या N2 है, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या N1 है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर N2 लिखा। अब हमें हर बार की तरह जो परिनालिका में भी हमने यही स्टेप फॉलो किए हैं, उसमें हमने समीकरण 1 के स्थान, समीकरण 1 से इस B के मान को इस B के स्थान पर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इस B के स्थान पर ये μ0 N1I/2R1 आ जाएगा। ये यहाँ से ऐसा का ऐसा मान हमने यहाँ लिखा है। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो N1 और N2 को हम पास में लिख लें तो हो जाएगा फाई बराबर μ0 N1 N2IA/2R1। अब चौथी जो स्टेप आती है हमारी चुंबकीय फ्लक्स के बाद, वो प्रेरकत्व की आती है। क्योंकि अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकाल रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे यदि कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व M हो तो उसके परिभाषा से हमें पता चलेगा, या परिभाषा का जो वीडियो आप देखोगे तो वहाँ एक फार्मूला है फाई बराबर MI। तो यदि यानी कि हम फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के स्थान पर प्रेरकत्व को रखें तो देखिए, इस फाई के स्थान पर हम MI का मान रख देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर ये I से ये वाला I कैंसिल होगा तो ये कुछ इस तरीके से हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा M बराबर μ0 N1 N2। और A क्या है अब यहाँ हम समझते हैं। मैंने जब
एक समतल वृत्तीय कुंडली का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक भी जब आपको पढ़ाया था, और परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक भी हमने पढ़ा। तो परिनालिका में हमने यहाँ पर ए का मान नहीं रखा है, और लेकिन कुंडली में स्वप्रेरकत्व का जो व्यंजक पढ़ा उसमें हमने यहाँ ए का मान πr² रखा था, और मैंने बताया भी था कि वो क्यों रखा है। मैं यहाँ भी एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखिए, अनुप्रस्थ काट जो होती है वो किसी खोखली नली का वो भाग जिसके अंदर से वो पानी प्रवाहित हो रहा हो। जैसे नल होता है ना हमारे घर में, तो नल में जिस नली में से पानी आता है, तो जितनी जगह में वो पानी आ रहा है वो उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। यानी कि यदि कुंडली को यदि हम देखें तो कुंडली गोल होती है, तो गोल कोई कुंडली है तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होगा। मैंने पहले भी पेन दिखा करके इस चीज़ को मैंने शो किया है, अभी फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये इस पेन का ये जो हिस्सा होगा ना, ये ही इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ काट आपको किस आकार की नज़र आ रही है? क्या गोल नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रही है। गोल यानी कि वृत्त, एक वृत्त के आकार की नज़र आ रही, यानी कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो इस वृत्त के क्षेत्रफल के समान ही है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट गोल है, वृत्त के आकार की है। तो वृत्त के इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम वृत्त का क्षेत्रफल मानकर यहाँ पर πr² रखेंगे, क्योंकि हमारी कुंडली ये द्वितीय कुंडली बाहर की तरफ है, तो पूरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो ये r2 ही रहेगा, त्रिज्या तो यही रहेगी, क्योंकि इस दूसरी कुंडली ने पहली वाली कुंडली को कवर कर रखा है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो बाहरी कुंडली का ही आएगा ना, पूरा का पूरा, जिसमें ये भी सम्मिलित होगा और इसका भी रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने πr² यहाँ पर हमने लिखा है। अब देखिए आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगली स्टेप हमारी क्या होगी। अगर परिनालिका का व्यंजक आपने पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हो कि अन्योन्य प्रेरकत्व के बाद हमें चुंबकशीलता में परिवर्तन करना रहेगा, यानी कि μ0 को μ में बदलना रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए, यदि माध्यम की चुंबकशीलता μ हो, μ0 को हमने μ में बदल दिया, तो μ0 के स्थान पर μ रख दिया। तो कैसे फॉर्मूला बना, m बराबर μ(n1 n2 πr2²/2r1)। इसे आप समझ के याद कर सकते हो, ठीक है। बिना समझे तो हम इसको याद करने के चक्कर में तो भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा आप इस वीडियो को ज़रूर देखें यदि समझ नहीं आया है तो, और फिर भी नहीं आया है तो कमेंट करके आप मुझे बताएं, तो मैं इसको और इजी वे में ढाल के आपके सामने रखूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, आसानी हो समझने में। अब देखिए, इसके प्रभावित करने वाले कारक यदि हम देखें तो इस फॉर्मूले से ही प्रभावित करने वाले कारक पता चल जाएंगे। ये μ0 क्या है, ये μ है क्या, माध्यम की चुंबकशीलता। n1 क्या है, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या। n2 द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या। r2 क्या है, जो द्वितीय कुंडली है उसकी त्रिज्या। और ये r1 क्या है, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या। तो जो बटे के ऊपर होगा वो सब समानुपाती, यानी कि इन सब के मान में वृद्धि होगी तो ये प्रेरकत्व भी बढ़ेगा, इन सब के मान में कमी होगी तो ये प्रेरकत्व भी कम होगा। लेकिन ये बटे के नीचे लिखा है व्युत्क्रम होता है, यानी कि ये बढ़ेगा तो प्रेरकत्व कम हो जाएगा, ये घटेगा तो प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने ये प्रभावित करने वाले कारक लिखे हैं, यहीं से मैंने लिखे हैं। देखिए, हम पहले बोल रहे हैं m समानुपाती μ, तो ये माध्यम की चुंबकशीलता है, तो माध्यम की चुंबकशीलता m समानुपाती μ। प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या, देखिए यहाँ पर ये n आया, तो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या हम यहाँ से भी लिख सकते हैं m समानुपाती n1। फिर द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या तो m समानुपाती n2, देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा ही लिखा है, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या। फिर ये द्वितीय कुंडली की त्रिज्या है तो m समानुपाती r2, तो ये द्वितीय कुंडली की त्रिज्या m समानुपाती r2। लेकिन प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या के तो व्युत्क्रम के बराबर होता है, तो m व्युत्क्रमानुपाती 1/r1, तो ये प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या m व्युत्क्रमानुपाती 1/r1, ठीक है। तो ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया है तो आप दोबारा वीडियो को ज़रूर देखें। इसके स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको समय दे देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सकें और कंटिन्यू अपनी स्टडी जारी रखें।
ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये इतना, फिर ये फाइनली हमारा सूत्र जो प्राप्त हुआ ये, और ये इसके प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।